वेलकम बैक टू एनएसएम रोबोटिक्स। आज से हम लोग इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के रोबोटिक्स पोर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेंस के क्वेश्चंस और प्री एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन दोनों सॉल्व करेंगे। सो एज़ यू कैन सी, ये जो अपना पहला क्वेश्चन है ये है अपने ईएससी एग्ज़ाम्स मेंस 2025 के पेपर 2 यानी कि रोबोटिक्स पोर्शन का क्वेश्चन है। ओके, दिस इज़ फॉर 12 मार्क्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। सो एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन हमको गिवन है इन टर्म्स ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज़। यू जस्ट हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टी इनवर्स। ठीक है। सो कैसा होगा ये, इसका मैंने आपको डेरिवेशन में फॉर्मूला डिराइव करवाया था। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अगर टी आपको गिवन है, यू हैव टू कंप्यूट द इन्वर्स ऑफ इट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बाय पार्ट्स में राइट डाउन करना पड़ेगा। सो इसका जो अपर 3x3 रोटेशन पार्ट होगा वो सिंपली अपने इनिशियल मैट्रिक्स का जो रोटेशन पार्ट है इसको ट्रांसपोज करके आपको यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। ओके, सो ये जो रोटेशन पार्ट है इसका ट्रांसपोज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। इसके जो डिस्प्लेसमेंट पार्ट में है इन्वर्स के, यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा माइनस ओरिजिनल रोटेशन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय दी डिस्प्लेसमेंट पार्ट। सो ये अपना रोटेशन पार्ट है 3/3 का, और ये जो है 3x1, दिस इज़ दी डिस्प्लेसमेंट पार्ट। ओके, सो अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दोगे विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट पार्ट आ जाएगा इन्वर्स मैट्रिक्स का। नीचे में आएगा 0 0 0, ये पर्सपेक्टिव, यहाँ पे 1 आ जाएगा स्केल फैक्टर। ओके, सो ये अपना फॉर्मूला था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। सो यहाँ पे मैंने इसको राइट डाउन करा हुआ है। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला, इफ़ द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गिवन टू यू इन दिस फॉर्म, देन यूजिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला इसका जो इन्वर्स है इज़ गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। सो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है। सो आई कैन डायरेक्टली कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द इन्वर्स। सो लेट अस नाउ डू इट। ओके, सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है दिस इज़ गिवन टू मी। ये जो अपर 3x3 का पोर्शन है ये हो गया अपना रोटेशन मैट्रिक्स आर, और ये जो 3x1 का कॉलम वेक्टर है दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट पोर्शन डिनोटेड बाय डी। सो इसको मैं राइट डाउन कर देता हूँ। ओके, सो बाय डायरेक्टली कंपेयरिंग हमने क्या करा, रोटेशन पार्ट आर को डिस्प्लेसमेंट पार्ट डी से सेपरेट कर लिया। सो ये जो 3/3 का मैट्रिक्स है दिस इज़ द रोटेशन पार्ट आर, और डी जो हो गया ये कॉलम वेक्टर हो गया। ओके, सो नाउ वी हैव टू कंप्यूट द आर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सो किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो कॉलम होगा उसका रो बन जाएगा। ठीक है। सो ओरिजिनली हमें आर मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ से हमें आर ट्रांसपोज कंप्यूट करना है। सो ये जो फर्स्ट कॉलम है दिस कॉलम, इसको मैंने रो बना दिया R1। सेकंड कॉलम बन गया हमारा सेकंड रो, थर्ड कॉलम बन गया अपना थर्ड रो। इस तरीके से हमने आर ट्रांसपोज कंप्यूट कर लिया। ओके, सेकंड स्टेप में हमें कंप्यूट करना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। दिस इज नेगेटिव आर मैट्रिक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय डी, वेयर डी इज़ द डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। दोनों आर और डी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। आर ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से हम कंप्यूट कर लेंगे, ऑलरेडी लिखा हुआ है। और जो डी है हमारा डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज गिवन बाय दिस 2 5 एंड 3 कॉलम वेक्टर है वो। ठीक है। सो हमें इस टर्म को कंप्यूट करना है। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन द आंसर। सो यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल मैट्रिसेस की वैल्यू पुट कर दी। ये हो गया नेगेटिव साइन, दिस इज़ आर ट्रांसपोज, ये हो गया अपना डी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो ये है अपना, सो दिस इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स, ये अपना 3x1 कॉलम वेक्टर। सो मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट अ 3x1 कॉलम वेक्टर। मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर आएगा ये। ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो इसको हमने अपने फॉर्मूले में पुट करना है, और वहाँ से वी हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टी इनवर्स। सो नाउ वी हैव टू सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला। टी इनवर्स के फॉर्मूले में आर ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करनी है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट करनी है माइनस आर ट्रांसपोज डी। दोनों ही वैल्यूज़ हम कंप्यूट कर चुके हैं। सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करके लेट अस राइट द फाइनल आंसर। ओके, सो ये जो पोर्शन है ये हो गया अपना आर ट्रांसपोज, और ये जो पोर्शन है दिस इज़ नथिंग बट आर ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय डी। और ये जो टोटल 4/4 का मैट्रिक्स है दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर टी इनवर्स।
ओके, सो ये क्वेश्चन हमारे इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम मेंस में 2025 में आया था फॉर 12 मार्क्स। सो ये अपने इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम मेंस पेपर 2 2025 का एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोबोटिक मैनिपुलेटर गिवन है। दिस इज़ RRP। ओके, ये हो गया ट्विस्टिंग जॉइंट, रेवोल्यूट जॉइंट और प्रिज्मेटिक जॉइंट। ये ऑलरेडी हम अपने क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। इसकी फॉरवर्ड और इन्वर्स काइनेमेटिक्स हमने सॉल्व किया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे मेंस में आया हुआ है। ठीक है, सो हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन है, जनरेट द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स ऑफ मॉडल ऑफ दिस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम RRP स्फेरिकल मैनिपुलेटर आर्म शोन इन द फिगर। इसके 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जनरेट करना है और ड्रॉ करने हैं अपने फ्रेम्स यूजिंग दी DH रूल्स। ठीक है, इसका मतलब जनरेट करने का मतलब है हमें इसका काइनेमेटिक डायग्राम बनाना है और उस पर जो फ्रेम्स असाइनमेंट होती है वो करनी है यूजिंग द DH रूल। ओके, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इसका जो DH पैरामीटर टेबल है उसे जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ द असाइंड फ्रेम्स। इन द थर्ड पोर्शन वी हैव टू जनरेट द इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस। ठीक है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस होंगे उसको आपको जनरेट करना है यूजिंग द DH पैरामीटर्स टेबल डिराइव्ड इन द प्रीवियस पार्ट। और लास्ट में हमें क्या करना है, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 3 रिलेटिव टू फ्रेम 0 इसको जनरेट करना है। ठीक है, तो ये पूरा फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल हमें डिराइव करना है जैसा हम करते आ रहे हैं। सो लेट अस नाउ डू इट। एंड ये क्वेश्चन हमारे 20 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें 4 पार्ट्स हैं और एक एक पार्ट हमारे 5 मार्क्स का है। सो 5 × 4 इज़ 20 मार्क्स टोटल क्वेश्चन। और यहाँ पे रेफरेंस के लिए हमें ड्राइंग गिवन है। ओके, ये जो हो गया, दिस इज़ अ ट्विस्टिंग जॉइंट, दिस इज़ अ रेवोल्यूट जॉइंट एंड दिस इज़ अ प्रिज्मेटिक जॉइंट। ये ऐसे करके रोटेट होगा और ये रोटेट होगा लाइक दिस। सो पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम है θ1, सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ θ2 एंड थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम है अपनी D3। और कुछ आपको कांस्टेंट डिस्टेंस गिवन है, जैसे ये R गिवन है, D3 गिवन है, D1 गिवन है। ये सारे के सारे कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं। ओके, ऑल्सो हमें क्या गिवन है, थोड़ा टास्क इजी करने के लिए इन लोगों ने हमें होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है कोई भी 2 फ्रेम्स का, फ्रेम I का विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम I-1, इसका जो एक्सप्रेशन है ये इन्होंने हमें यहाँ पे गिवन प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक है, सो इसको यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो। हम अपने जो पुराना टेक्निक है उसको यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। सो जैसा मैंने आपको बताया, ये एक TRP मैनिपुलेटर है, यानी पहला जॉइंट इसका ट्विस्टिंग जॉइंट है, सेकंड इज़ रेवोल्यूट, थर्ड जॉइंट इज़ प्रिज्मेटिक। सो जैसे हम करते आ रहे हैं, लेट अस मेक दी काइनेमेटिक डायग्राम एट दी होम पोजीशन। होम पोजीशन पे इसका काइनेमेटिक डायग्राम बनाते हैं। होम पोजीशन पे क्या होगा, एट होम पोजीशन जो पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम है θ1 ट्विस्टिंग जॉइंट की, दैट इज़ गोइंग टू बी 0 डिग्री। सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है रेवोल्यूट जॉइंट की, वो भी 0 डिग्री पे होगी। और जो हमारा D3 है, D3 इज़ दी एक्सपेंशन ऑफ द प्रिज्मेटिक जॉइंट। ये जो प्रिज्मेटिक जॉइंट का एक्सपेंशन है, ये वाला डिस्टेंस D3, ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सो आइदर इट हैज़ टू बी 0 और इट हैज़ टू बी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली D3 मेंशन है, सो मैंने इसको D3 स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया। अब स्टार इसलिए लगाया बिकॉज इस क्वेश्चन में ऑलरेडी D वाली टर्म्स गिवन है, जैसे ये D1। ठीक है, सो ये D1 क्या है, दिस इज़ अ कांस्टेंट लेंथ, कांस्टेंट लेंथ है ये, इसलिए मैंने D3 स्टार लगाया है बिकॉज D3 स्टार इज़ अ वेरिएबल लेंथ, दिस इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रिज्मेटिक जॉइंट। रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, आप इसे D3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑल्सो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये जो डिस्टेंस R गिवन है, ठीक है, ये R गिवन है, अभी मुझे नहीं पता, काइनेमेटिक डायग्राम बनाने के बाद मुझे पता चलेगा कि ये वैलिड है या हमें खाली कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। ओके, सो ये हो गया अपना ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन या फिर काइनेमेटिक डायग्राम। ठीक है, ये जो सबसे नीचे का लिंक है, दिस इज़ द बेस लिंक, ये फिक्स लिंक है। दिस इज़ लिंक 1, दिस इज़ लिंक 2, दिस इज़ लिंक 3। सो लेट मी राइट इट। ये जो पोर्शन है, दिस इज़ लिंक 0, ये हो गया अपना फिक्स लिंक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज़ लिंक 1, दिस पोर्शन सिलेंडर के आउटर पोर्शन तक, यहाँ तक, ये वाला, दिस इज़ लिंक 2,
एंड ये वाला पोर्शन सिलेंडर की पिस्टन से लेके एंड इफेक्टर तक, दिस इज लिंक 3। ये जो पार्ट है दिस इज एंड इफेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ई। ओके, सो इसके साथ ही ये जो पोर्शन है दिस इज जॉइंट 1, ये हो गया अपना जॉइंट 1 रिप्रेजेंटेड बाय J1। ये पोर्शन है दिस इज जॉइंट 2, ये हो गया अपना जॉइंट 3। ऑल्सो जो कांस्टेंट डिस्टेंस है बिटवीन जॉइंट 1 एंड जॉइंट 2, ये D1 हमें क्वेश्चन में गिवन है, सो मैंने मार्क कर दिया है। साथ ही साथ जॉइंट 2 से लेके एंड इफेक्टर तक का डिस्टेंस D3 हमें गिवन है, सो मैंने एज इट इज़ मार्क कर दिया है। ऑल्सो जो अपना जॉइंट 3 है यानी कि प्रिज्मेटिक जॉइंट से लेके एंड इफेक्टर तक का डिस्टेंस हमें R गिवन है, सो मैंने इसे भी फॉर द टाइम बिंग मार्क कर दिया है। ओके, लेट अस नाउ यूज़ द DH रूल टू असाइन द डिफरेंट कोऑर्डिनेट फ्रेम्स। सो DH पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें अपने जो भी जॉइंट एक्सेस है स्टार्टिंग फ्रॉम जॉइंट 1 ऑल द वे टू जॉइंट 3, सबसे पहले हमें अपनी जॉइंट एक्सेस मार्क करनी है। सो ये अपना ट्विस्टिंग जॉइंट है, इसकी एक्सेस होगी इन दिस डायरेक्शन अबाउट विच द रोटेशन इज टेकिंग प्लेस। तो सबसे पहले मैं अपनी Z0 को बना लेता हूँ इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो ये होगी अपनी Z0 एक्सेस, इसी के अबाउट हमारा θ1 से रोटेशन हो रही है। ठीक है, ये जॉइंट 1 की एक्सेस हो गई। अब हमने बनानी है अपने जॉइंट 2 की एक्सेस। जॉइंट 2 इज़ अ रेवल्यूट जॉइंट, सो ये एंटायर लिंक इस तरीके से रोटेट कर रहा है। सो एक्सेस होगी हमारी इन दिस डायरेक्शन, आइदर इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन और कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। सो मेरे पे डिपेंड करता है मैं अपने जॉइंट 2 की जो एक्सेस है यानी Z1 को कंप्यूटर स्क्रीन से अंदर बनाऊँ या कंप्यूटर स्क्रीन से परपेंडिकुलर आउटवर्ड बनाऊँ। सो मैं यहाँ पे इसे कंप्यूटर स्क्रीन से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड चूज़ कर रहा हूँ। द चॉइस इज़ कम्प्लीटली आर्बिट्ररी, आप इसे कंप्यूटर स्क्रीन से इनसाइड डायरेक्शन में भी बना सकते हो, बट आई एम चूजिंग टू बी कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, सो इस तरीके से हमारी जॉइंट 2 की एक्सेस हो गई। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, लेट अस मार्क इट। ये हो जाएगी Z1। ओके, Z1 इसी के अबाउट हमारा रोटेशन हो रहा है θ2 से। ठीक है, अब हमें अपनी जॉइंट 3 की एक्सेस बनानी है। सो दिस इज़ अ प्रिज्मेटिक जॉइंट। प्रिज्मेटिक जॉइंट की एक्सेस का जो डायरेक्शन होता है दैट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सपेंडिंग डायरेक्शन ऑफ द प्रिज्मेटिक जॉइंट। सो प्रिज्मेटिक जॉइंट हमारा इस डायरेक्शन में एक्सपेंड हो रहा है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द जॉइंट एक्सेस फॉर जॉइंट 3 रिप्रेजेंटेड बाय Z2। इसको अभी बना लेते हैं। ओके, सो ये मैंने बना ली अपनी जॉइंट 3 की एक्सेस, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z2 से। ठीक है, इसी के अबाउट हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कंप्यूट होगी, जिसे हमने बोला D3 स्टार। ठीक है, ये D3 स्टार हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, ये θ1, θ2 एंड D3 स्टार या एस्टेरिस्क। सिमिलरली ये जो अपना लास्ट फ्रेम है एंड इफेक्टर फ्रेम, इसकी हमें Z एक्सेस बनानी है Z3। ओके, सो कॉमन कन्वेंशन ये कहता है कि जो प्रीवियस फ्रेम की Z एक्सेस है उसी के अलाइनमेंट में आप अपनी Z3 को बना लेना। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ Z3। ओके, सो ये होगी अपनी Z3 इन अलाइनमेंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट विद द Z2 एक्सेस। ठीक है, अभी हमने अपनी सारी Z एक्सेस बना ली हैं। अब DH पैरामीटर टेबल, सॉरी जो DH कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग हमको अब अपनी इंटरमीडिएट फ्रेम्स की X और Y एक्सिस को असाइन करना है। ठीक है, यानी हमारा इंटरमीडिएट फ्रेम जो है, कोई भी फ्रेम जो कि बेस फ्रेम और एंड इफेक्टर फ्रेम को छोड़कर बीच में जितना भी फ्रेम्स होता है दैट इज़ नोन एज द इंटरमीडिएट फ्रेम। सो हम अपने बेस फ्रेम को नहीं बनाएंगे और एंड इफेक्टर फ्रेम को नहीं बनाएंगे। फर्स्ट हम इस फ्रेम पे असाइन करेंगे, उसके बाद हम इस फ्रेम पे असाइन करेंगे। सो अब अपने DH एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग लेट अस असाइन दी X एंड Y एक्सिस ऑफ द इंटरमीडिएट फ्रेम्स, दैट इज़ फ्रेम 1 एंड फ्रेम 2। ओके, सो सबसे पहले हम अपने फ्रेम 1 को कंस्ट्रक्ट करते हैं। फ्रेम 1 की X एक्सिस यानी X1 ये डिपेंड करेगी हमारे Z1 के डायरेक्शन पे और प्रीवियस फ्रेम की Z एक्सिस यानी कि Z0 के डायरेक्शन पे। अब देखो Z0 वर्टिकली अपवर्ड है, Z1 इज़ कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन एंड परपेंडिकुलर टू द कंप्यूटर स्क्रीन। सो अगर मैं रफली बनाऊँ
ये हो गई अपनी Z0, ये हो गई अपनी Z1। ठीक है, अगर Z0 को हम इस पॉइंट पे आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, सो ये एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, बोथ द एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये जो कॉमन प्लेन बनेगा Z0 और Z1 का, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी x1 एक्सेस होगी। ठीक, सो अगर ये यहाँ से Z0 आ जाएगा, ये Z1 है, सो ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर में हमारी x1 एक्सेस बनेगी। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ x1, लेट अस मेक इट। सो ये होगी अपनी x1। ठीक है, अब क्या करना है, अपने z और x है, यूजिंग द राइट हैंड रूल, अगर z1 से x1 की तरफ आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे, देन थंब इज़ गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन अपनी y1 एक्सिस की डायरेक्शन है। लेट अस क्रिएट। सो ये जो डायरेक्शन है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ y1। इसी के साथ हमारा फ्रेम 1 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस इज़ फ्रेम 1। यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज़ फ्रेम 1। ये जो पॉइंट है, दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1। अब हम अपने फ्रेम 2 को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फ्रेम 2 में हमें x2 को ड्रॉ करना है। ओके, सो x2 बनाने के लिए हमको अपने z2 का डायरेक्शन देखना पड़ेगा और प्रीवियस फ्रेम की z एक्सेस यानी z1 का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। सो ये हो गया अपना z2 गोइंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ये हो गया अपना z1 कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। सो अगर रफली मैं बना लूँ, ये हो गया अपना z1 इस पॉइंट पे। ठीक है, और ये होगी अपनी Z2। सो Z2 इस तरीके से है। ओके, बट हम Z2 को क्या करेंगे, बैकवर्ड अगर प्रोड्यूस करें, सो अपनी Z1 को इस पॉइंट पे आके कट करेगी। सो लेट मी जस्ट मेक इट बैकवर्ड। ओके, तो मैं रफली बना देता हूँ समझने के लिए। अगर मैं अपनी ये जो Z2 एक्सेस है इसको बैक साइड प्रोड्यूस करूँ, सो मैं इसको बैक साइड प्रोड्यूस कर रहा हूँ डबल लाइन से। ठीक है, सो दैट ओवरलैप ना करे। सो इट इज़ गोइंग टू कट Z1 एक्सेस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो अपनी Z2 और Z1 एक पॉइंट पे आके कट कर रही है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो अगर मैंने अपनी Z2 को बैक साइड प्रोड्यूस करा लाइक दिस, सो एट दिस पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे हमारी Z1 और Z2 एक दूसरे को कट कर रही है। सो दे आर गोइंग टू फॉर्म अ पर्टिकुलर प्लेन लाइक दिस। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इन एनी ऑफ द डायरेक्शन, हम अपनी x2 को बना सकते हैं, आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। बट अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, रोटेशन आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को Z1 से Z2 की तरफ कर्ल कराओगे। सो थंब इज़ गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ x2। इस डायरेक्शन में नहीं बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ से अपना x2 ऊपर की तरफ बनेगा। लेट अस जस्ट क्रिएट इट। सो ये हमने अपने ग्रीन कलर में x2 को बना लिया स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। सो ये हो गया अपना x2। ओके, अब फ्रेम 2 में हमारे पास Z2 है। Z2 है ये वाला रेड कलर में, x2 है दिस ग्रीन वेक्टर पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड। सो अभी हमें क्या करना है, राइट हैंड रूल यूज़ करके y2 को कंस्ट्रक्ट कर लेना है। सो अगर मैं रफली बना लूँ, ये हो गया x2, ये हो गया Z2। सो आपको क्या करना है, Z से X की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ थंब एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ Y2। सो Y2 अपना कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर की तरफ आएगा। लेट अस क्रिएट इट। सो ये जो वेक्टर है ब्लू, दिस इज़ Y2। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो फ्रेम 1 था, जिसका ओरिजिन इस पॉइंट पे था, इसी पॉइंट पे फ्रेम 2 का भी ओरिजिन कोइंसिडेंट हो गया। सो दिस पॉइंट इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1 एंड द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2। दोनों फ्रेम्स सेम पॉइंट पे आके कोइंसिडेंट हो गए, जिनकी दोनों एक्सेस का डायरेक्शन मैंने शो करा हुआ है। सो यहीं पे हमारा फ्रेम 1 है और यहीं पे हमारा फ्रेम 2 है। ये आप ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे शो करो या फिर ना करो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे दोनों इंटरमीडिएट फ्रेम्स को हमने असाइन कर लिया है। फ्रेम 1 भी असाइन हो गया है, फ्रेम 2 भी असाइन हो गया है, बोथ एट द सेम कॉमन ओरिजिन पॉइंट। अब हमें क्या करना होता है, अकॉर्डिंग टू द DH एल्गोरिदम, अब हमें अपने एंड इफेक्टर फ्रेम को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, एंड इफेक्टर फ्रेम में हमारे पास Z3 का डायरेक्शन है लाइक दिस। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट X3।
x3 बनाने के लिए हमें प्रीवियस दो z एक्सिस का डायरेक्शन देखना पड़ता है, यानी कि z3 का डायरेक्शन और z2 का डायरेक्शन। तो z3 और z2 दोनों ही कोइंसिडेंट हैं, बोथ आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड बोथ आर ओवरलैपिंग। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इसका जो कॉमन परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में हम अपने x3 को बना सकते हैं। ठीक है, अब एक एक्सिस है इस तरीके से और ये दूसरी एक्सिस है, कोइंसिडेंट है। सो दिस इज z3, दिस इज z2। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन हो सकता है लाइक दिस। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है इसके दो डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है और एक ये वाला डायरेक्शन है। ठीक है, इन दोनों डायरेक्शन में हम अपने x3 को बना सकते हैं। चॉइस इज़ टोटली आर्बिट्रेरी। सो मेरे पे ये डायरेक्शन है, आइदर आई कैन मेक x3 लाइक दिस, इस तरीके से x3 को बना लूँ, और आई कैन मेक इट इन दिस डायरेक्शन x3 लाइक दिस, इस तरीके से बना लूँ। किसी भी तरीके से बना सकता हूँ, बट if we have to minimize the number of parameters in the DH table, it is a convention to always align the x3 axis in the direction of the previous x axis. previous x axis यानी कि x2 की डायरेक्शन में ही x3 अगर अलाइन होगा, that is going to be beneficial. So x2 का डायरेक्शन है vertically upward, so it is better to have x3 like this instead of having x3 like this. So हम अपने x3 को इस तरीके से बना लेते हैं। अब अपने एंड इफेक्टर फ्रेम में हमारे पास z3 का डायरेक्शन है, वी हैव x3, हमें बनाना है y3। सो अगर हम z3 से x3 की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें, सो थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। सो ये वाला डायरेक्शन है, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ y3। सो अपने y3 को बना लेते हैं लाइक दिस। सो ये हो गया अपना y3। दिस पॉइंट इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3 रिप्रेजेंटेड बाय O3, और ये अपना फ्रेम 3 हो गया, यानी कि एंड इफेक्टर फ्रेम। सो हमारे पास फ्रेम 1 है, फ्रेम 2 है, फ्रेम 3 है, और अब रहता है बेस फ्रेम। सो लास्ट में हम अपने बेस फ्रेम को असाइन करते हैं। y0 की डायरेक्शन हमारे पास है, x0 को अकॉर्डिंग टू द DH एल्गोरिदम इसको हमें पैरेलल बनाना है x1 के इन द होम पोजीशन। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, बट अगर आप इसे x1 के पैरेलल बनाओगे, सो जो कांस्टेंट पार्ट होता है थीटा प्लस समथिंग जो आता है, यानी कि थीटा प्लस 90 डिग्री कई बार आता है, या थीटा प्लस 45 डिग्री इस टाइप से आता है ना, तो ये कांस्टेंट पार्ट को एलिमिनेट करने के लिए हमने x0 को x1 के साथ अलाइन कर दिया है। ठीक है, सो x0 होगा इस डायरेक्शन में, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ x1, इसी के पैरेलल x0 को लेट अस क्रिएट इट। सो ये हो गया अपना x0 जो कि पैरेलल है x1 के। नाउ यूजिंग द राइट हैंड रूल, z0 से x0 की तरफ जब आप अपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करोगे, थंब इज़ गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, दैट इज़ इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन, इस डायरेक्शन में। सो ये होगा अपना y0 का डायरेक्शन, लेट अस मेक। सो ये हो गया अपना y0 का डायरेक्शन। दिस पॉइंट इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0 रिप्रेजेंटेड बाय O0, और ये ओवरऑल अपना फ्रेम 0 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने DH पैरामीटर्स, DH एल्गोरिदम को यूज़ करके, DH रूल को यूज़ करते हुए पहले इसका काइनेमेटिक डायग्राम बनाया और उसके बाद अपने फ्रेम्स को असाइन कर लिया। एज यू कैन सी ओनली दिस वैल्यू इज़ रेलिवेंट। ये जो R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज़ इररेलेवेंट, ये खाली हमें वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये प्रैक्टिकल रोबोटिक्स का केस होता तो ये R की वैल्यू नहीं गिवन होती, बट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन करते हैं सो दैट आप इस R को देख के कंफ्यूज हो जाओ और आप सोचो कि इसका तो कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा है, सो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है, बट इन रियलिटी दिस इज़ जस्ट अ कन्फ्यूजिंग टैक्टिक बाय द UPSC। इसका कोई यूज़ नहीं है, ओनली दिस वैल्यू इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये रिप्रेजेंट करती है हमारे फ्रेम 2 के ओरिजिन को एंड इफेक्टर फ्रेम के ओरिजिन से। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी मेक द काइनेमेटिक डायग्राम एंड असाइन फ्रेम्स टू दी काइनेमेटिक डायग्राम। इसी के साथ शायद हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट अस क्रिएट द DH पैरामीटर्स टेबल यूजिंग दिस पर्टिकुलर डेटा। सो लेट अस नाउ सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें अपने फ्रेम्स को यूज़ करते हुए DH टेबल को कंप्यूट करना है। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द DH टेबल। ये हो गई अपनी पहली ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम वन रिलेटिव टू फ्रेम ज़ीरो। ये रो रिप्रेजेंट करेगी हमारे सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम टू रिलेटिव टू फ्रेम वन। थर्ड रो हमारी T3 रिलेटिव टू फ्रेम टू को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, सो ये हो गया डी एच टेबल। ये कॉलम है थीटा आई का, दिस इज़ डी आई, दिस इज़ ए आई, दिस इज़ अल्फा आई। सो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट रो को फिल करेंगे। यहाँ पे हमें देखना है फ्रेम वन को विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ज़ीरो। ओके, सो ये हो गया अपना फ्रेम वन और ये हो गया अपना फ्रेम ज़ीरो। सबसे पहले हम फिल करेंगे थीटा आई। सो थीटा आई होता है अपना रोटेशन अबाउट द जेड एक्सिस। दैट मीन्स हम अपने फ्रेम ज़ीरो को जेड ज़ीरो के अबाउट कितना एंगल रोटेट करें सो दैट एक्स ज़ीरो और एक्स वन एक्सिस अलाइन हो जाए, यानी दोनों के बीच का एंगल ज़ीरो हो जाए। सो ऑलरेडी एक्स ज़ीरो राइट में फेस कर रही है, एक्स वन इज़ ऑल्सो इन द राइट डायरेक्शन, बोथ आर पैरेलल। ठीक है, सो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। हमें इन्हें अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एक्स ज़ीरो एक्स वन ऑलरेडी पैरेलल है। बट यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे यानी जेड ज़ीरो एक्सिस पे देर इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम थीटा वन। ओके, सो देर इज़ अ डिग्री ऑफ फ्रीडम थीटा वन। सो हम लिखेंगे थीटा वन प्लस ज़ीरो, वेयर थीटा वन इज़ दी एंगल फॉर ऑल अदर पोजिशंस। ये जो 0 डिग्री है दिस इज़ द एंगल फॉर दी होम पोजीशन। ठीक है, होम पोजीशन में दोनों के बीच में 0 डिग्री है, बट जब ये रोबोट रोटेट करेगा सो एट एनी अदर पोजीशन अदर देन द होम पोजीशन जो एंगल है वो थीटा वन से रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज़ वाई हमने थीटा वन प्लस ज़ीरो लिखा विच इज़ इक्वल टू थीटा वन। ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज़ इक्वल टू थीटा वन। अब हम फिल करेंगे डी आई। सो डी आई इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम ज़ीरो in the direction of z0 so that the distance or the offset between x0 and x1 become 0। यानी कि हम अपने फ्रेम ज़ीरो को इस डायरेक्शन में z0 की डायरेक्शन में कितना यूनिट मूव करें सो दैट x0 और x1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाए। ठीक है, सो ये है हमारा x0, ये होगी हमारी x1, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है d1 यूनिट, और ये है डायरेक्शन हमारी z0 की। सो अगर z0 के डायरेक्शन में मैं d1 यूनिट मूव करूँ इन दिस डायरेक्शन सो हमारी x0 और x1 ओवरलैप कर जाएंगी। देयरफॉर इन प्लेस ऑफ डी आई यहाँ पे हम लिखेंगे d1। d1 एक कांस्टेंट है। ठीक है, d1 इज़ अ कांस्टेंट डिस्टेंस गिवन इन द क्वेश्चन। अब हम करेंगे ए आई होता है ट्रांसलेशन अबाउट द एक्स एक्सिस। दैट मीन्स हम अपने फ्रेम ज़ीरो को x1 की डायरेक्शन में कितना मूव करें सो दैट z0 और z1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाए। सो ऑलरेडी z0 और z1 एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, देयरफॉर इनके बीच में डिस्टेंस ऑलरेडी 0 है। देयरफॉर वी डू नॉट नीड टू मूव फ्रेम ज़ीरो इन द डायरेक्शन ऑफ x1। तो फिर ai की जगह पे आ जाएगा 0 बिकॉज ऑलरेडी दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब हो गया हमारा अल्फा आई। सो अल्फा आई इज़ द रोटेशन ऑफ फ्रेम ज़ीरो अबाउट x1 एक्सिस सो दैट द एंगल बिटवीन z0 एंड z1 बिकम्स 0। सो अगर ये हमारी z0 एक्सिस है सेम पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, और ये हमारी एक्सिस हो गई z1, इसको रोटेट कराना है विद रिस्पेक्ट टू x1। कितना एंगल रोटेट कराना है सो दैट z0 और z1 के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री हो जाए। सो अगर मैं इसे 90 डिग्री रोटेट करा दूँ लाइक दिस सो z0 हमारी z1 के ऊपर आके अलाइन कर जाएगी और इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो इसका मैग्नीट्यूड है 90 डिग्री। इसका डायरेक्शन आप कैसे पता करोगे? डायरेक्शन पता करने के लिए यू हैव टू कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम z0 टू z1। z0 से z1 की तरफ जब हम अपने राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे सो थंब इज़ गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज़ ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द x1 एक्सिस ऑफ रोटेशन। देयरफॉर ये हो जाएगा प्लस 90 डिग्री। ओके, सो ये हो गया 90 डिग्री पॉजिटिव रोटेशन। सो अब हम अपनी सेकेंड रो को एनालाइज करेंगे। फॉर डूइंग सो वी हैव टू एनालाइज फ्रेम टू विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम वन। सबसे पहले हम थीटा आई को देखते हैं। सो थीटा इज़ द रोटेशन ऑफ फ्रेम वन अबाउट द z1 एक्सिस। फ्रेम वन को z1 एक्सिस के अबाउट कितना रोटेट करें सो दैट x1 और x2 के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाए। ठीक है, सो
अगर मैं ड्रॉ करूँ फ्रेम 1 की, ये हो गई अपनी Z1 एक्सिस, दिस इज Z1 एक्सिस, ये हो गई X1 एक्सिस, और ये हो गई अपनी X2। ठीक है, ये X1 हो गई, ये X2 हो गई। फ्रेम 1 को Z1 के अबाउट कितना रोटेट करना है सो दैट ये वाला एंगल 0 डिग्री हो जाए, X1 और X2 के बीच का एंगल। ठीक है, ऑलरेडी X1 और X2 के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। इन द होम पोजीशन यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल है दोनों के बीच में। ठीक, सो अगर मैं अपने X1 को 90 डिग्री रोटेट करा दूँ, सो ये X2 के ऊपर आ जाएगा लाइक दिस, और दोनों अलाइन कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द कांस्टेंट पार्ट ऑफ द एंगल इन दी होम पोजीशन। फॉर ऑल अदर पोजीशंस जो एंगल होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम θ2। सो दिस इज इक्वल टू θ2 प्लस 90 डिग्री। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा θi में, दैट इज इक्वल टू θ2 प्लस 90 डिग्री। अब हमें कंप्यूट करना है डी आई इज़ द ट्रांसलेशन अबाउट द जेड एक्सिस। इसका मतलब है हम अपने फ्रेम 1 को Z1 की डायरेक्शन में कितना ट्रांसलेट करें सो दैट X1 और X2 के बीच में जो ऑफसेट है इन दिस डायरेक्शन बिकम 0। सो ऑलरेडी X1 और X2 एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही सेम प्लेन पे हैं, देयरफॉर इन द डायरेक्शन ऑफ Z1 दोनों के बीच में कोई ऑफसेट है ही नहीं, दैट इज़ वाई हमारा DI 0 हो जाएगा। इसका मतलब है हमें अपने फ्रेम 1 को Z1 की डायरेक्शन में मूव करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हमें करना है AI इज़ दी translation of frame 1 in the direction of x2 so that the distance between z1 and z2 becomes 0। ठीक है, इसका मतलब है ये हो गया अपना z1, सेम पॉइंट से हमारा z2 पास हो रहा है। ठीक है, ये हो गया z1, ये हो गया z2। फ्रेम 1 को हमें x2 की डायरेक्शन में कितना मूव करना है सो दैट z1 और z2 के बीच में ऑफसेट 0 हो जाए। ऑलरेडी z1 एंड z2 आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, देयरफॉर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी 0 है। सो वी डू नॉट हैव टू मूव आवर फ्रेम 1 इन द डायरेक्शन ऑफ x2, देयरफॉर AI की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, सो ये हो गई 0। अब देखते हैं अल्फ़ा आई। सो अल्फ़ा आई होगा हमारे फ्रेम 1 की रोटेशन अबाउट x2 सो दैट द एंगल बिटवीन z1 एंड z2 बिकम 0। अब अगर रफली मैं इसे बना के दिखा दूँ, ये हो गया z1, सेम पॉइंट से ये हो गया z2 इस पॉइंट से। ठीक है, और ये हो गया अपना x2, यानी कि हमें अपने x2 के अबाउट में फ्रेम 1 को कितना रोटेट करना है सो दैट z1 और z2 के बीच में जो एंगल है दैट बिकम 0। सो अगर मैं इसे 90 डिग्री मूव करा दूँ अबाउट x2, देन हमारा z1 और z2 एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी प्लस 90 हो सकता है, माइनस 90 हो सकता है। सो इसके साइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड रूल को यूज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स फ्रॉम z1 टुवर्ड z2। सो ये करने में हमारा थंब का डायरेक्शन होगा वर्टिकली अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ x2, देयरफॉर ये जो एंगल है दिस इज़ पॉजिटिव 90। ऑल्सो ये जो एक्सिस है रोटेशन की x2, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली टर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जॉइंट एक्सिस नहीं है, जॉइंट एक्सिस जो होती हैं वो z से रिप्रेजेंट करते हैं, देयरफॉर यहाँ पे कोई भी थीटा वाली टर्म नहीं है, इट इज़ ओनली गोइंग टू बी प्लस 90 डिग्री। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 90 डिग्री। अब हमें T3 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2 कंप्यूट करना है। सो हम इस रो की बात कर रहे हैं, अभी हमें फ्रेम 3 को एनालाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस फ्रेम 2। सबसे पहले हम देखेंगे थीटा आई। सो थीटा आई का मतलब है हमें अपने फ्रेम 2 को Z2 के अबाउट कितना रोटेट करना है सो दैट X2 और X3 के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाए। सो हमारा फ्रेम 2 इस पॉइंट से है, कितना रोटेट कराना है, सो इसका आंसर है 0 डिग्री, बिकॉज x2 और x3 ऑलरेडी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, दोनों पैरेलल हैं, सो इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ठीक है, प्लस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, Z2 एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है, देयरफॉर यहाँ पे कोई भी थीटा टर्म हमारी नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ ओनली गोइंग टू बी 0 डिग्री बिकॉज दिस इज़ अ प्रिज्मेटिक जॉइंट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। अब हमें देखना है अपने DI की वैल्यू का। DI का मतलब है हमें अपने फ्रेम 2 को Z2 की डायरेक्शन में कितना मूव करना है सो दैट X2 और X3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाए। सो X2 यहाँ पर है, X3 यहाँ पे, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है
वो क्वेश्चन में हमें D3 से गिवन है। इसको मैंने आपको बताया था, दिस इज D3 स्टार बिकॉज ये एक वेरिएबल डिस्टेंस है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेंशन ऑफ द प्रिज्मेटिक जॉइंट ये डिस्टेंस हमारा वेरी करेगा। दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द थर्ड जॉइंट। देयरफॉर x2 और x3 को ओवरलैप कराने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ Z2 वी हैव टू मूव D3 स्टार यूनिट्स। सो यहाँ पे DI की जगह पे आ जाएगा D3 स्टार। ठीक है, स्टार का मतलब ये है कि दिस इज़ अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो D1 है यहाँ पे स्टार नहीं यूज़ करा है, दैट मीन्स दिस इज़ अ कांस्टेंट डिस्टेंस। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हो, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, बट फॉर रिप्रेजेंटेशन मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ। जब आप कोडिंग करोगे यू विल हैव टू सिंपली राइट D3। अब हमें देखना है AI। सो AI इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 2 इन द डायरेक्शन ऑफ x3 सो दैट Z2 और Z3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाए। सो Z2 इस टाइप से है, इसी के सेम डायरेक्शन में कोइंसिडेंट है हमारा Z3। सो हमें अपने फ्रेम 2 को x3 की डायरेक्शन में कितना मूव करना है सो दैट इनके बीच में डिस्टेंस जीरो हो जाए। ऑलरेडी बोथ आर कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग, देयरफॉर इनके बीच में डिस्टेंस है ज़ीरो। सो वी हैव टू मूव 0 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ x3। सो AI की जगह पे आ जाएगा 0। अल्फा I का मतलब है रोटेशन अबाउट द x3 एक्सिस ऑफ फ्रेम 2 सो दैट द एंगल बिटवीन Z2 एंड Z3 बिकम 0। वो होगा हमारा अल्फा I। सो ये हो गया हमारा Z2, ये हो गया हमारा Z3। इसको x3 के अबाउट कितना रोटेट कराना है सो दैट Z2 और Z3 के बीच में जो एंगल है वो ज़ीरो हो जाए। ऑलरेडी बोथ आर कोइंसिडेंट एंड ओवरलैपिंग, देयरफॉर इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। प्लस ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज़ नॉट अ जॉइंट एक्सिस, दिस इज़ अ नॉर्मल एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पे कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली टर्म नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे कोई भी थीटा पार्ट नहीं आएगा। सो दिस इज़ ओनली गोइंग टू बी 0 डिग्री, अल्फा I में 0। सो दिस इज़ दी DH पैरामीटर स्टेप। सो इस तरीके से हमने अपने पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है बाय fulfilling all the parameters in the DH parameters table using the frames that we have assigned in the part 1 with the help of the DH algorithm. So let us now proceed forward to part 3 of this question. So part 3 में हमको इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रिसेस को कंप्यूट करना है यूजिंग द वैल्यूज गिवन इन द DH पैरामीटर्स टेबल। सो सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0, इसकी 4x4 की वैल्यू। सो अपने DH पैरामीटर टेबल की फर्स्ट रो को यूज़ करते हुए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट में समझाया हुआ है, वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर T1 विद रिस्पेक्ट टू 0। सो सबसे पहले हमें रोटेशन करानी है अबाउट द Z एक्सिस बाय एंगल θ1। उसके बाद हमें ट्रांसलेशन करानी है अबाउट द Z एक्सिस बाय D1 यूनिट्स। उसके बाद हमें रोटेशन करानी है अबाउट द X एक्सिस बाय 90 डिग्री। ये तीनों मैट्रिसेस के स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं आपको बहुत बार यूज़ करा चुका हूँ। सो आई एम जस्ट डायरेक्टली राइटिंग द आंसर। सो ये हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स, ये हो गया सेकंड मैट्रिक्स ट्रांसलेशन का, और ये हो गया थर्ड मैट्रिक्स जहाँ पे X एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री से हम रोटेट करा रहे हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वी कैन जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ T1 to 0। सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू। ओके, सो ये जो है दिस इज़ cos θ1। दिस इज़ अ 4x4 होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दैट इज़ इक्वल टू T1 विद रिस्पेक्ट टू 0। ठीक है, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है T2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। So using the second row of our DH parameters table, T2 with respect to frame 1 can be written as the matrix multiplication of these two matrices, जहाँ पे पहले हम ऑपरेशन कराएंगे रोटेशन अबाउट द Z एक्सिस बाय एंगल θ2 प्लस 90 डिग्री। उसके बाद फिर से हमें रोटेशन करानी है अबाउट द X एक्सिस बाय 90 डिग्री। दोनों मैट्रिसेस की इंडिविजुअल वैल्यू मैं राइट डाउन कर देता हूँ। सो ये हो गई हमारे फर्स्ट रोटेशन मैट्रिक्स की वैल्यू, और ये हो गई अपने सेकंड रोटेशन मैट्रिक्स की वैल्यू। सो हो जाएगा कॉस और साइन की टर्म्स में आएगा, जहाँ एंगल होगा θ2 प्लस 90 डिग्री। सो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करी है, जहाँ पे कॉस 90 प्लस सम एंगल x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ऑल्सो साइन 90 प्लस सम एंगल x इज इक्वल टू कॉस x। ये यूज़ करते हुए हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ T2 रिलेटिव टू फ्रेम 1। सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे
ये हो जाएगा पहला मैट्रिक्स, ये हो जाएगा दूसरा मैट्रिक्स। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, यू कैन यूज़ मैटलैब। और सॉरी, अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं सो यू हैव टू डू इट मैनुअली। सो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट transformation of frame 2 relative to frame 1. This is a 4x4 matrix. Now using the third row of our DH parameters table, we can write the expression of T3 with respect to frame 2. So ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 3 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2। यहाँ पे सिंगल ऑपरेशन है बिकॉज हमारे 3 कॉलम जो हैं वो ज़ीरो हैं। सो ओनली ट्रांसलेशन अबाउट द जेड एक्सिस बाय द यूनिट D3 स्टार भी लिख सकते हो आप, बिकॉज ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दिस इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। सो दिस इज सिंपली दी एक्सप्रेशन ऑफ दी T3 रिलेटिव टू फ्रेम 2। यहाँ पे आप D3 स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सो लेट अस नाउ ट्राई टू कंप्यूट द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, यानी कि T3 विद रिस्पेक्ट टू ज़ीरो इन पार्ट फोर्थ। सो दिस इज़ पार्ट फोर्थ। यहाँ पे हमें ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को कंप्यूट करना है। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज नथिंग बट T3 रिलेटिव टू फ्रेम 0। फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स से अगर हम इन 3 मैट्रिसेस को इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट द आंसर ऑफ T3 रिलेटिव टू फ्रेम 0। लेट अस नाउ डू इट। सो मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, आप कितनी जल्दी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो मैनुअली फ्रॉम अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये मैंने आंसर लिख दिया है व्हेन यू डू मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे दिस इज़ D3 स्टार बिकॉज ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। दिस इज़ अ 4x4 होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। सो ये हो गया अपना आंसर पार्ट फोर्थ का। सो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम ये कर सकते हैं, लेट अस डू द वेरिफिकेशन ऑफ दिस फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल फॉर द होम पोजीशन, ठीक है। इससे थोड़ा इंट्यूशन क्लियर होगा हमें कि हमने अभी इतनी कैलकुलेशन करी है उसका मतलब क्या है, ठीक है। सो एट होम पोजीशन हमें पता है जो हमारा रोटरी एंगल होता है, कोई भी रोटरी एंगल वो 0 डिग्री पे होता है। सो θ1 इज़ 0, θ2 इज़ 0। और ये जो D3 स्टार है यानी प्रिज्मेटिक जॉइंट का एक्सपेंशन कितना होना चाहिए या कॉन्ट्रैक्शन, उसको हमने बोल दिया लेटस से सम कांस्टेंट मिनिमम वैल्यू D3 स्टार, ठीक है। सो D3 की हमें कोई वैल्यू नहीं पता है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में। सो हमने ऐसे बोल दिया कि कोई वैल्यू होगी D3, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी टेकन मिनिमम यानी 0 भी ले सकते हो, बट इन दिस केस बिकॉज क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी वहाँ पे D3 गिवन है, लेट अस टेक सम वैल्यू D3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल है, ये वाला जो मॉडल है, इसमें हमें θ1 को 0 डिग्री पुट करना है, θ2 को 0 डिग्री पुट करना है, और इंस्टेड ये जो D3 स्टार है इसकी जगह पे D3 स्टार को एज इट इज़ रहने देना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। सो जितनी भी कॉस वाली टर्म्स हैं सारी की सारी 1 के इक्वल हो जाएंगी, और जितनी भी साइन वाली टर्म्स हैं वो सब 0 के इक्वल हो जाएंगी। सो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेट अस राइट इट डाउन। सो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे फॉर द होम पोजीशन we will get expression like this. Okay, so this is the overall transformation matrix defined at the home position where θ1 and θ2 are 0 and D3 is some parameter D3 star, यहाँ पे D3 star आ जाएगा। Okay, so this is the simplified overall transformation matrix for the home position. Let us now reconstruct the kinematic diagram and verify the correctness of this मॉडल फॉर दी होम पोजीशन। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपने काइनेमेटिक डायग्राम को दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर लिया, सारे के सारे फ्रेम्स एज इट इज़ हैं रिप्रेजेंट कर रखे हैं, और यहाँ पे मैंने राइट डाउन करा है अपने ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को सिंप्लीफाइड फॉर दी होम पोजीशन, यानी कि ये हमारा फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल है इस होम पोजीशन के लिए। अब हम देखते हैं जो कंप्यूट करके आया है क्या वो हमारे फ्रेम असाइनमेंट के साथ मैच करता है कि नहीं। सबसे पहले हम इस कॉलम को देखेंगे, ये होगी सेपरेशन, ठीक है। ये जो पार्ट है दिस रिप्रेजेंट्स दी ओरिएंटेशन यानी रोटेशन पार्ट, दिस रिप्रेजेंट्स दी डिस्प्लेसमेंट पार्ट। सबसे पहले हम कॉलम फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे कॉलम में क्या है 0 0 और 1। सो ये जो एलिमेंट है फ्रॉम दी डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिएंटेशन, ये जो है दिस इज़ नथिंग बट यू कैप डॉट जेड कैप, दोनों की वैल्यू कितनी है 1, डॉट प्रोडक्ट है ये, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो यू एक्सिस है और ये जो जेड एक्सिस है
दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 है, दैट मीन्स इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच में जो एंगल है दैट शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब ये जो यू कैप है ये क्या होता है, ये जो एंड इफेक्टर फ्रेम है, एंड इफेक्टर फ्रेम की एक्स एक्सिस को ही यू कैप बोलते हैं। एंड इफेक्टर फ्रेम की एक्स एक्सिस यानी कि x3। बिकॉज याद करना, जो एंड इफेक्टर फ्रेम है इसकी जो एक्सिस होती है इसको हम यू वी डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये जो एंड इफेक्टर फ्रेम की एक्स एक्सिस है यानी x3, और ये जो z है, z क्या है, हमारा जो बेस फ्रेम है, बेस फ्रेम की z एक्सिस यानी कि z0। ये दोनों हमारी पैरेलल होनी चाहिए, मतलब सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। यह हमें कैसे पता चला, हमारा जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसके पहले कॉलम ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी। लेट अस नाउ वेरीफाई, क्या x3 और z0 सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं। सो ये हो गई x3, ये वर्टिकली अपवर्ड पॉइंट कर रही है, ठीक है। और ये हो गया z0, ये भी वर्टिकली अपवर्ड पॉइंट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली इसको हमने अपने काइनेमेटिक डायग्राम में जो फ्रेम्स हैं उनकी असाइनमेंट से वेरीफाई कर लिया दैट x3 इज़ पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज z0। सो दिस कॉलम इज़ वेरीफाइड। अब हम अपने सेकंड कॉलम की तरफ आते हैं। सो हमारे सेकंड कॉलम में ओनली ये वाली जो टर्म है दिस इज़ -1। ये जो टर्म है, आप डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिएंटेशन में मैंने इसको डिराइव कराया था। दिस टर्म इज़ इक्वल टू वी कैप डॉट प्रोडक्ट वाई कैप, दैट इज़ इक्वल टू -1। कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट -1 तब होता है जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो, मतलब दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो। ये जो वी कैप है, वी कैप क्या है, एंड इफेक्टर फ्रेम का वाई एक्सिस, ठीक है। एंड इफेक्टर फ्रेम का वाई एक्सिस यानी कि y3। ये जो वाई कैप है ये क्या है, बेस फ्रेम की वाई एक्सिस, बेस फ्रेम की वाई एक्सिस यानी कि y0। सो अब हमें चेक करना है y3 और y0 के बीच में एंगल कितना है, क्या ये एंगल 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं। सो y3 को अगर आप देखो, दिस इज़ परपेंडिकुलर टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड कमिंग आउटवर्ड, कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है। y0 को अगर आप देखो, दिस इज़ परपेंडिकुलर टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड गोइंग इनवर्ड। सो y0 और y3 के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। दिस इज़ गिवन बाय दिस कॉलम, सेकेंड कॉलम ऑफ द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये भी वेरीफाई हो गया। लेट अस नाउ मूव टू थर्ड कॉलम। यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस इज़ इक्वल टू 1। सो ये जो वैल्यू है दिस इज़ नथिंग बट डब्ल्यू कैप डॉट प्रोडक्ट एक्स कैप। दोनों की वैल्यू कितनी है, 1। दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 है, दैट इज़ इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ये जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू कैप, दिस इज़ मूविंग फ्रेम की z एक्सेस यानी कि z3। ये जो x कैप है ये क्या है, फिक्स फ्रेम की x एक्सेस यानी कि x0। तो क्या z3 और x0 के बीच में एंगल 0 डिग्री है यानी सेम डायरेक्शन में। लेट अस चेक इट। ये हो गया z3, राइट हैंड साइड में पॉइंट कर रहा है, और ये हो गया x0, ये भी राइट हैंड साइड में पॉइंट कर रहा है। दैट मीन्स z3 और x0 के बीच में एंगल 0 डिग्री है। सो दिस इज़ गिवन बाय द थर्ड कॉलम ऑफ द कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरीफाइड। सो हमने अपने एंड इफेक्टर फ्रेम की रोटेशन या ओरिएंटेशन को वेरीफाई कर लिया विद रिस्पेक्ट टू द ओरिएंटेशन ऑफ द बेस फ्रेम। अब हमें क्या करना है, इन तीन पैरामीटर्स को वेरीफाई करना है। जैसे आपको पता है ये डिस्प्लेसमेंट का डेटा है, यानी कि एंड इफेक्टर फ्रेम के ओरिजिन का डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड फ्रेम के ओरिजिन के डिस्प्लेसमेंट से एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में कितना है, दैट इज़ गिवन बाय दीज थ्री पैरामीटर्स। सो ये जो पैरामीटर है दिस इज़ नथिंग बट दी d3 स्टार इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O0 यानी ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0 से ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3 का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ x0 कितना होगा। ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0 का डिस्टेंस ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3 से इन द डायरेक्शन ऑफ x0 कितना होना चाहिए, क्या ये d3 स्टार के बराबर है। लेट अस चेक इट। यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से इन द डायरेक्शन ऑफ x0 इस डायरेक्शन में। सो ये गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज़ नथिंग बट d3 स्टार।
ठीक है, सो दिस इज़ वेरीफाइड। ये क्वेश्चन में गिवन है ना, ये वाला डिस्टेंस d3 स्टार। ये जो सेकंड है दिस इज़ नथिंग बट 0। ये किसके बराबर है? दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0 इस पॉइंट का विद द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3। इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से इन द डायरेक्शन ऑफ y0, y0 की डायरेक्शन में। अब y0 है कंप्यूटर स्क्रीन से अंदर की साइड डायरेक्शन, बट ये एंटायर फिगर जो है दिस इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है। सो इन द थर्ड डायमेंशन यानी कंप्यूटर स्क्रीन से अंदर की तरफ डिस्टेंस इज़ 0 बिकॉज कोई भी ऑफसेट नहीं है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरीफाइड। अब हमें देखना है D1 के बारे में। ये जो D1 है दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0 फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3 इन द डायरेक्शन ऑफ Z0, इस डायरेक्शन में। ठीक है, कितना डिस्टेंस है दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। फ्रेम 0 के ओरिजिन का फ्रेम 3 के ओरिजिन से इस डायरेक्शन में कितना है ऑफसेट या डिस्टेंस, दैट इज़ इक्वल टू D1। ठीक है, सो ये D1 के बराबर हमें गिवन है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट पार्ट है डेटा का दैट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड। सो हमने ओरिएंटेशन देख ली, फ्रेम 3 के जो ओरिएंटेशन है फ्रेम 0 से बिल्कुल मैच करती है, जो हमने फ्रेम्स में असाइन करा है वही ये रोटेशन मैट्रिक्स हमें बता रहा है। ऑल्सो फ्रेम 3 का जो डिस्टेंस है यानी डिस्प्लेसमेंट पार्ट है फ्रेम 0 से, दैट इज़ ऑल्सो गिवन बाय दीज 3 कोऑर्डिनेट्स। ये हो गया एक्स डायरेक्शन में, ये हो गया वाई डायरेक्शन में, ये हो गया जेड डायरेक्शन में, दैट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड। सो इन दिस वे वी कैन से दैट हमने जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल डिराइव किया है ये वाला मॉडल, ठीक है, फिर हमने इसे होम पोजीशन के लिए सिंप्लीफाई करा लाइक दिस। फिर हमने इसे क्या करा, होम पोजीशन के लिए जो हमने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में हमने इसे वेरीफाई करके देख लिया। सो वी कैन से दैट दिस फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल इज़ वेरीफाइड एंड इज़ करेक्ट फॉर दी होम पोजीशन। अब सबसे ईजी क्या है, हम होम पोजीशन में ही इसे वेरीफाई कर सकते हैं, बिकॉज फॉर एनी अदर पोजीशन जो ये मैक्सिमम 0 हुए पैरामीटर्स ये 0 नहीं होंगे, एंड इसको एनालिटिकली यूजिंग पेन एंड पेपर करना पॉसिबल नहीं है, दैट कैन ओनली बी डन कंप्यूटेशनली। सो विद दिस ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अभी हम क्या करेंगे, वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। सो ये एक और क्वेश्चन है ESC मेंस रोबोटिक्स पोर्शन का, पेपर 2 जो होता है। इस क्वेश्चन में हमें ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स किसी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैनिपुलेटर आर्म का गिवन है। सो दिस इज़ दी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल रिप्रेजेंटेड बाय दिस मैट्रिक्स T3 रिलेटिव टू 0, ये हमें गिवन है। क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, पहले हमें इन्वर्स काइनेमेटिक्स मॉडलिंग करनी है एंड वी हैव टू जनरेट द एक्सप्रेशंस फॉर द जॉइंट पैरामीटर्स θ1, D2 एंड D3। 5 नंबर का ये पार्ट है, ओके। सेकेंड पोर्शन में वी हैव टू डिटरमाइन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ θ1, D2 एंड D3 फॉर द अबव मैनिपुलेटर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। सो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की, जिसको हम अपनी इन्वर्स काइनेमेटिक्स के डेरिवेशन में C से रिप्रेजेंट करते थे, जहाँ पे C हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स होता था, जिसमें R11, R12 ये सारी टर्म्स होती थी, ओके। सो ये कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें गिवन है। फॉर दिस वैल्यू ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स वी हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ θ1, D2 एंड D3। ये हमारा पार्ट B है। दिस इज़ ऑल्सो 5 मार्क्स क्वेश्चन और दोनों मिला के 10 नंबर का सवाल है हमारा। लेट अस डू इट। सो ये हो गया अपना ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यानी कि फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इन्वर्स काइनेमेटिक्स में हम इसे कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स से इक्वेट करते थे एंड देन वी सॉल्व इट। सो लेट अस नाउ डू इट। सो ये हो गया अपना कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स। अभी मैं इसे R की टर्म्स में लिख रहा हूँ, एक पैरामीटर की टर्म में लिख रहा हूँ। अभी मैं इसकी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ले रहा हूँ बिकॉज पार्ट 1 में हमें एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन कंप्यूट करना है फॉर θ1, D2 एंड D3। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे वेरिएबल्स की फॉर्म में से ले लिया, बाद में हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इन्वर्स काइनेमेटिक्स में क्या होता था, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल को कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स से इक्वेट करते थे। लेट अस नाउ राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज। सो ये हमने अपने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल को कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स से इक्वेट कर दिया है। अब हमें अपनी एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर करना है। सो सबसे पहले हम एलिमेंट 1,1 को कंपेयर करेंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन A। सो दिस इज़ एलिमेंट 1,1 लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हो गया 1,1 एलिमेंट राइट हैंड साइड पे। इसको लेट अस राइट इट डाउन।
सो ये होगी अपनी इक्वेशन 1, सी थीटा 1 इज इक्वल टू R11। इस एलिमेंट को कंपेयर करके इससे यहाँ पे लिख दिया है। लेट अस नाउ कंपेयर एलिमेंट 2,1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन ए। सो ये हो गया अपना एलिमेंट 2,1 साइन थीटा 1 इक्वल टू R21। लेट अस राइट इट डाउन। ये हमने सेकंड इक्वेशन राइट डाउन कर दी। अब हमें डिवाइड करनी है इक्वेशन 2 को बाय इक्वेशन 1। सो हमने इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर में साइन थीटा 1, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा 1 और राइट हैंड साइड पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। ओके, R21 डिवाइडेड बाय R11। सो यहाँ से हम थीटा 1 कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग tan इनवर्स। बट रोबोटिक्स में आपको पता है हम tan इनवर्स की जगह पे आर्क टेंजेंट 2 फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे पहला पैरामीटर होता है y कंपोनेंट, सेकंड पैरामीटर होता है x कंपोनेंट। ओके, अब ये y कंपोनेंट क्या होता है? एनी कंपोनेंट कॉरिस्पॉन्डिंग टू दी कोसाइन टर्म। सो कोसाइन टर्म के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या है? R11। सो यहाँ पे आ गया R11। एक्स कंपोनेंट क्या होता है? एनी कंपोनेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दी साइन कंपोनेंट। अब साइन कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? R21। सो यहाँ पे आ गया R21। सो यहाँ से हमने थीटा 1 कंप्यूट करा। थीटा 1 इज इक्वल टू 8n2 R11 R21। ये आप ऑनलाइन भी कंप्यूट कर सकते हो या फिर मैटलैब की हेल्प से भी कंप्यूट कर सकते हो। बट क्योंकि यहाँ पे हम ESE का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सो बेटर ये रहेगा कि इसकी जगह पे आप tan इनवर्स बोथ आर सेम थिंग। सो हमने इसे 8n2 फंक्शन से रिप्रेजेंट कर दिया। लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब हम कंपेयर करेंगे एलिमेंट 3,4 को ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन ए। ये रही इक्वेशन ए, ये हो गया एलिमेंट 3,4, ये हो गया एलिमेंट 3,4। सो D2 इज इक्वल टू R34। लेट अस राइट इट डाउन। सो यहाँ से लिख दिया मैंने D2 इक्वल टू R34। डायरेक्टली यहाँ से मुझे D2 जो सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सेकंड जॉइंट पैरामीटर है, उसकी वैल्यू मिल जाएगी R34 के इक्वल। सो अब हमें कंप्यूट करना है D3 की वैल्यू। D3 के लिए हमें एलिमेंट 1,4 को कंपेयर करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन ए। ये हो गया एलिमेंट 1,4, दिस इज इक्वल टू R14 माइनस D3 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू R14। इसको लिख लेते हैं। सो ये मैंने राइट डाउन कर दिया, माइनस D3 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू R14। इसको इक्वेशन 5 बोल देते हैं। अब हम एलिमेंट 2,4 को कंपेयर करेंगे। सो ये हो गया एलिमेंट 2,4 इज इक्वल टू दिस एलिमेंट D3 cos थीटा 1 इज इक्वल टू R24। लेट अस राइट इट डाउन। सो ये मैंने लिख दिया D3 cos थीटा 1 इज इक्वल टू R24। इसको बोल दिया इक्वेशन 6। नोट करना बाय दिस टाइम वैल्यू ऑफ थीटा 1 इज ऑलरेडी कंप्यूटेड। ओके, लेट अस नाउ सिंप्लीफाई दीज टू इक्वेशंस। तो सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे D3 अननोन है, साइन थीटा 1 की वैल्यू पता है, R14 न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है। सो यहाँ से हम D3 को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज माइनस R14 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1। यहाँ से हमें D3 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली इस इक्वेशन से अभी हम D3 को कंप्यूट कर सकते हैं। D3 अननोन है, सी थीटा 1 की वैल्यू हमें पता है बिकॉज प्रीवियस स्टेप में हमने थीटा 1 कंप्यूट करा हुआ है। R24 इज द गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू इन द क्वेश्चन। सो R24 को सी थीटा 1 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट वैल्यू ऑफ D3। सो हम लिख सकते हैं D3 को दो तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 5। ओके, लेट अस नाउ राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट। सो ये हो गया अपना सॉल्यूशन सेट। थीटा 1 कंप्यूट करने के लिए यूज़ दिस एक्सप्रेशन, थीटा D2 के लिए ये एक्सप्रेशन और D3 के लिए एनी ऑफ द टू इक्वेशंस, टू एक्सप्रेशंस कैन बी यूज्ड। ये इक्वेशन 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहाँ से हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया, जो कि इन्वर्स काइनेमेटिक्स मॉडलिंग करनी थी, यानी इन्वर्स काइनेमेटिक्स सॉल्यूशन कंप्यूट करना था। अब हम पार्ट बी पे आते हैं, जहाँ पे गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू हमें गिवन है कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स की। सो उसके अकॉर्डिंग हमें थीटा 1 D2 D3 की न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूट करनी है। लेट अस नाउ डू इट। सो ये कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स है, जिसे हमने जनरलाइज्ड मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे लिखा था, R11 12 एक्सेट्रा। ये सारे एलिमेंट्स जनरल एलिमेंट थे। अब इनकी स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू हमें क्वेश्चन पेपर में गिवन है लाइक दिस। ओके, सो यहाँ से हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे और अपनी R टर्म्स को राइट डाउन कर देते हैं। सो ऑन डायरेक्ट कंपैरिजन, R11 की वैल्यू है 0.866, ये R11 है, दिस इज इक्वल टू 0.866। R21 की वैल्यू है 0.5, R21 है ये 0.5 के बराबर। R34 ये हो गया R34, दिस इज इक्वल टू 15, ये मैंने लिख दिया। सिमिलरली R14 इज इक्वल टू -5, R14 इज इक्वल टू -5 और R24 जो है दिस इज़ R24 इक्वल टू 8.66, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इन्हीं वैल्यूज़ को कंपेयर करके लिखा है बिकॉज दीज वैल्यूज़ आर गोइंग टू बी यूज्ड इन दीज थ्री एक्सप्रेशंस। सो लेट अस कंप्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा 1। सो हमने इक्वेशन 3 में
ये सारी वैल्यूज पुट करी, सो θ1 इज इक्वल टू 8n2 R11 कॉमा R21, 8n2 R11 की जगह पे हमने लिख दिया 0.866 और R21 की प्लेस पे हमने लिख दिया 0.5 यहाँ पर। जब आप इसे सॉल्व करोगे, यू कैन यूज़ साइंटिफिक कैलकुलेटर और यू कैन यूज़ ऑनलाइन कैलकुलेटर टू कंप्यूट 8n2। इसे सॉल्व करोगे दैट इज़ इक्वल टू 30.001 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्रीज। अब हम कंप्यूट करेंगे D2 की वैल्यू को। सो D2 इज इक्वल टू R34। सिंपली R34 की वैल्यू है 15, सो ये हो गया 15। D2 की वैल्यू आ गई 15। अब हम कंप्यूट करेंगे D3 को फाइंड करने के दो एक्सप्रेशन है, मैंने दोनों ही एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करा हुआ है। फर्स्ट वन हो गया -R14। अब R14 की वैल्यू कितनी है? R14 की वैल्यू है -5, तो यहाँ आ गया -5 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ θ1। θ1 हमने इससे प्रीवियस स्टेप में कंप्यूट करा था 30 डिग्री, सो यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया साइन 30। सॉल्व करोगे यू विल गेट 10। जो सेकंड एक्सप्रेशन है D3 का इज इक्वल टू R24 डिवाइडेड बाय कॉस θ1। R24 की वैल्यू है 8.66, ये हो गया R24 8.66 डिवाइडेड बाय कॉस θ1। θ1 है 30 डिग्री, ये पुट कर दिया आपने, यू विल गेट 9.9997 अप्रॉक्सीमेटली 10। सो हमने तीनों जॉइंट पैरामीटर्स या जॉइंट वेरिएबल्स की वैल्यू कंप्यूट कर लिया, न्यूमेरिक वैल्यू। लेट अस राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन सेट। θ1 आ गया 30 डिग्री, D2 आ गया 15 यूनिट्स एंड D3 आ गया 10 यूनिट्स फॉर द गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स। आज के वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम मेंस 2025 पेपर 2 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पर्टिकुलर रोबोटिक मैनिपुलेटर है जिसके DH पैरामीटर टेबल आपको गिवन है। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि यू हैव टू जनरेट द फ्रेम्स एज पर द DH रूल। ऑल्सो गिव द रीज़न फॉर द सिलेक्शन ऑफ ओरिजिन्स ऑफ द फ्रेम एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस XYZ फ्रेम वाइज। ठीक है, ये जो है दिस इज़ द गिवन DH पैरामीटर्स टेबल। इस टेबल को यूज़ करते हुए अकॉर्डिंग टू द DH एल्गोरिदम वी हैव टू जनरेट द फ्रेम्स। सो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और कंफ्यूजिंग है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, रोबोट गिवन होता है, उस पर हमें DH एल्गोरिदम को यूज़ करके फ्रेम्स असाइन करने होते हैं एंड देन वी हैव टू कंप्यूट दिस DH टेबल। बस यहाँ पे इसे क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए हमें डायरेक्टली DH टेबल गिवन है, यहाँ से बैक ट्रैक करके हमें फ्रेम्स असाइन करने हैं, दैट वी हैव टू रिप्रेजेंट। ऑल्सो वी हैव टू गिव द रीज़न वाई वी हैव सेलेक्टेड दीज पर्टिकुलर फ्रेम्स एंड द एक्सेस। सो लेट अस बिगिन। ये क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का है। सो क्वेश्चन में जो DH टेबल है इसका सीक्वेंस थोड़ा अलग तरीके से गिवन है। हमने अपने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में जैसा यूज़ करा था, सबसे पहले हमने लिखा था θi के कॉलम को, ये वाला कॉलम, उसके बाद हमने लिखा था DI को, उसके बाद हमने लिखा था AI एंड देन हमने यूज़ करा था αi कॉलम को। ओके, सो हम इस टेबल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बिकॉज वी आर यूज टू दिस नोटेशन। जितने भी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स के हमने क्वेश्चन सॉल्व करें इसी नोटेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व करें। सो लेट अस राइट डाउन द टेबल इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। यहाँ पे θi क्या होता है, दिस इज़ रोटेशन अबाउट द Z एक्सेस, DI होता है ट्रांसलेशन अलोंग द Z एक्सेस, AI होता है ट्रांसलेशन अलोंग द X एक्सेस एंड αi होता है हमारा रोटेशन अबाउट द X एक्सेस। ओके, लेट अस राइट द टेबल इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। सो ये हो गया अपना DH टेबल। फर्स्ट कॉलम θi, सेकेंड कॉलम DI, थर्ड कॉलम AI, फोर्थ कॉलम αi। ऑल द वैल्यूज़ आर गिवन इन दिस पर्टिकुलर टेबल। हमने इसे कॉपी कर लिया। जहाँ पे θi होता है रोटेशन अबाउट Z, DI का मतलब होता है ट्रांसलेशन अलोंग द Z एक्सिस, AI का मतलब होता है ट्रांसलेशन अबाउट द X एक्सिस एंड αi का मतलब होता है रोटेशन अबाउट द X एक्सिस। सो ये वाले जो दो पैरामीटर्स हैं ये Z एक्सिस से डील करते हैं, लास्ट के दो जो कॉलम्स हैं दे आर डीलिंग विद द X एक्सिस। सो DH पैरामीटर टेबल हमें गिवन है, वी हैव टू असाइन द कोऑर्डिनेट फ्रेम्स। अब फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले हम किसी भी आर्बिट्रेरी या फिर रैंडम ओरिएंटेशन में एक बेस फ्रेम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिकॉज बेस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही आप फ्रेम 1 और फ्रेम 2 और फ्रेम 3 को डिफाइन करोगे। सो बेस फ्रेम इज़ लाइक द फाउंडेशन ऑफ दिस डायग्राम। सो लेट अस मेक एन आर्बिट्रेरी बेस फ्रेम। सो ये हो गया हमारा बेस फ्रेम। किसी भी डायरेक्शन में आप कोई भी एक्सेस बना सकते हो, जस्ट मेक श्योर दैट द 3 एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो ये हो गया हमारा x0,
ये हो गया y0, ये हो गया z0। सो ये हो गया हमारा बेस फ्रेम। अब हम कंसिडर करेंगे अपने DH टेबल का फर्स्ट रो जो डील करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। ये मैंने फर्स्ट रो ड्रॉ कर ली है, एज यू कैन सी ये वाली रो है, दिस इज़ द फर्स्ट रो। सो ये हो गई हमारे DH टेबल की फर्स्ट रो। अब इसमें जो पैरामीटर्स ज़ीरो हैं, DI इज़ ज़ीरो, हमें इससे मतलब नहीं है, AI इज़ ज़ीरो, इससे हमें मतलब नहीं है। वी आर ओनली कंसर्न विथ थीटा आई एंड अल्फा आई। लेट अस राइट डाउन द स्टेटमेंट। सो ये जो थीटा आई और अल्फा आई है, इसको मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है। व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाई फ्रेम ज़ीरो हैज़ टू बी रोटेटेड बाय एंगल थीटा वन, पॉजिटिव थीटा वन है मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, अबाउट z0 यानी कि z एक्सिस ऑफ द बेस फ्रेम। उसके बाद क्या है अल्फा आई, देन इट हैज़ टू बी रोटेटेड अगेन बाय प्लस 90 डिग्री, प्लस 90 मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, अबाउट द एक्स एक्सिस ऑफ द इंटरमीडिएट फ्रेम जिसको हमने x1 बोल दिया है। ठीक है, सो ये क्या है z एक्सिस के अबाउट रोटेशन, ये क्या है x एक्सिस के अबाउट रोटेशन। अब इसको हम डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो फ्रेम ज़ीरो को यानी बेस फ्रेम को रोटेट कराना है थीटा वन एंगल से अबाउट द z0 एक्सिस। उसके बाद उसे रोटेट कराना है बाय 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट द x1 एक्सिस, यानी x1 का मतलब जो रोटेशन कराने के बाद इंटरमीडिएट फ्रेम होगा उसकी x एक्सिस के अबाउट फिर से 90 डिग्री रोटेट कराना है। लेट अस डू इट। ओके, सो अपना फर्स्ट ऑपरेशन करते हैं। ये हमारा बेस फ्रेम है x0 y0 z0। ओके, इसका ओरिजिन है O0। हमने क्या करा, बेस फ्रेम को रोटेट कराया बाय थीटा वन अबाउट द z0 एक्सिस टू गेट द इंटरमीडिएट फ्रेम। ये वाला फ्रेम, ये है z0। इसके अबाउट जब आप रोटेट कराओगे इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस थीटा वन। ठीक है, अब रोटेशन के बाद क्या होगा, यूजुअली क्या होता है, ये जो x एक्सिस है ये रोटेट हो जाएगी, y एक्सिस है ये रोटेट हो जाएगी ऐसे। ठीक है, बाय एंगल थीटा वन। बट बिकॉज हम 2D में बना रहे हैं इन अ पेपर प्लेन, ये 3D का डायग्राम है, मैं बनाने को तो इस टाइप से एक्सेस बना सकता हूँ बट इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैक एंड टू मेक इट इन द पेपर। देयरफॉर हम क्या करते हैं, ये जो हमारी एक्सेस है x0 और y0, इसको ऑलवेज मेक श्योर टू अलाइन विद दी ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। सो एक ऑर्थोगोनल डायरेक्शन हो गया राइट की साइड, एक हो गया ऊपर की साइड और एक हो गया कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर की तरफ। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी रोबोटिक्स का डायग्राम होगा वो हमेशा इन्हीं 3 डायरेक्शन में बना रहता है। जो भी रोटेशन है उसे थीटा वन से या थीटा टू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बिकॉज अगर आप इसे इस तरीके से बना दोगे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रैक द डायरेक्शंस। ठीक है, सो हमने क्या करा, z0 वाले रोटेशन को थीटा वन से डिनोट कर दिया और हमने मान लिया कि x0 y0 सेम डायरेक्शन में है। ओके, सो ये जो फ्रेम आया दिस वन इज़ द इंटरमीडिएट फ्रेम। इंटरमीडिएट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन करानी है 90 डिग्री से, जब वो हो जाएगी तब ये पूरा फ्रेम वन बन जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है, इंटरमीडिएट फ्रेम को रोटेट कराना है बाय 90 डिग्री अबाउट द x1 एक्सिस। x1 मतलब क्या है, ये जो इंटरमीडिएट फ्रेम की एक्स एक्सिस है इसी को मैंने x1 लिख दिया, बिकॉज जब इसके अबाउट आप रोटेट कराओगे 90 डिग्री तो जो फ्रेम बनेगा वो x1 बन जाएगा, मतलब फ्रेम वन बन जाएगा। ओके, सो लेट अस नाउ डू इट। सो इस फ्रेम को x0 के बाद रोटेट करा रहे हैं, x0 का डायरेक्शन सेम रहेगा। सो जो नया फ्रेम है इसमें भी एक्सिस का डायरेक्शन सेम रहेगा, बट ये फ्रेम वन बन जाएगा रोटेट होने के बाद, इसलिए हमने इसे x1 बोल दिया। ठीक है, जो प्रीवियस एक्स एक्सिस का डायरेक्शन था वही इसका डायरेक्शन रहेगा। अब जब ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो z0 वाली एक्सिस यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से, y0 वाली एक्सिस यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से, बिकॉज ये 90 डिग्री रोटेट हुआ है। ठीक है, इसीलिए z1 इधर आ गई, y1 ऊपर चली गई। सो फ्रेम इंटरमीडिएट फ्रेम से जब हमने रोटेट कराया, सो दिस इज़ फ्रेम वन, O1 इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम वन। x का डायरेक्शन सेम रहा, z एक्सिस रोटेट हो गई 90 डिग्री, y एक्सिस रोटेट हो गई 90 डिग्री इस तरीके से। सो ये हो गया हमारा फ्रेम वन। इसके DH टेबल से पहली रो में DI की वैल्यू ज़ीरो है और AI की वैल्यू ज़ीरो है। सो वहाँ पे ओरिजिन्स उसके कोइंसाइड करेंगे, बिकॉज DI क्या होता है, DI होता है हमारा ट्रांसलेशन अलोंग द z एक्सिस, AI होता है हमारा ट्रांसलेशन
अलोंग द एक्स एक्सिस, दोनों ही ज़ीरो हैं। सो वहाँ पे ओरिजिन्स कोइंसाइड करेंगे। लेट मी शो यू। सो फ्रेम ज़ीरो से इंटरमीडिएट फ्रेम आने तक जो पैरामीटर डी आई था वो ज़ीरो था, मतलब ट्रांसलेशन अलोंग जेड एक्सिस ज़ीरो हो रही थी। देयरफॉर ओरिजिन्स के बीच का डिस्टेंस ज़ीरो रहा। फिर इंटरमीडिएट फ्रेम से फ्रेम वन पर आने तक ए आई की वैल्यू है ज़ीरो, मतलब ट्रांसलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है ऑफसेट है वो भी ज़ीरो है। देयरफॉर इन दोनों के ओरिजिन्स का डिस्टेंस भी ज़ीरो है। देयरफॉर वी कैन से दैट ओरिजिन ऑफ फ्रेम ज़ीरो एंड ओरिजिन ऑफ फ्रेम वन दोनों के बीच का डिस्टेंस along the z direction and along the x direction are zero. We can say that origin of frame 0 and origin of frame 1 are coincident, एक ही पॉइंट पे दोनों अटैच्ड है, हिंज्ड है। ओके, therefore since di and ai are zero, origin of 0 and 1 are coincident or hinged. Therefore again drawing frame 0 and frame 1 दोनों को एक ही पॉइंट पे बना देते हैं so that हम शो कर सकें कि फ्रेम 0 और फ्रेम 1 का ओरिजिन हिंज्ड है। सो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा है, सबसे पहले फ्रेम 0 बनाया है, उसी के ऊपर ओवरलैप कर दिया फ्रेम 1 को। सो फ्रेम 0 की डायरेक्शन आपको पता है, ये हो गई Z0, Y0, X0, इसी के ऊपर हमने अपने फ्रेम 1 को अलाइन कर दिया है। सो कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आ रही है हमारी X1, एज यू कैन सी, ये हो गई X1, लेफ्ट साइड में जा रही है Z1, ये हो गई Z1, और ऊपर की तरफ जा रही है वर्टिकली अपवर्ड Y1। सो ये वर्टिकली अपवर्ड जा रही है Y1, डिफरेंट कलर से शो करा हुआ है। 0 एंड 1 मतलब ये फ्रेम 0 और 1 एक ही लोकेशन पे है, एंड दिस पॉइंट इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0 एज वेल एज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1। सो हमने अपना फ्रेम 0 फ्रेम 1 बना लिया है। लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब हमने क्या करा, अपना DH पैरामीटर टेबल का सेकेंड रो को यहाँ पे कॉपी कर दिया। वैल्यू ऑफ थीटा आई, डी आई, ए आई एंड अल्फा आई, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। यहाँ पे डी आई वाला पैरामीटर 0 है और अल्फ़ा आई का पैरामीटर 0 है। ओके, सो इससे अभी हमें मतलब नहीं है। थीटा आई की वैल्यू है थीटा 2, ए आई का वैल्यू है L2। सो थीटा आई क्या होता है, दिस इज़ रोटेशन अबाउट द जेड एक्सिस। ए आई का होता है दिस इज़ ट्रांसलेशन along the x डायरेक्शन। लेट अस नाउ कंस्ट्रक्ट इट। सो इसका मतलब क्या है, हमारे फ्रेम 1 को जो भी हमने कंप्यूट करा था, ड्रॉ करा था, उसको रोटेट कर रहे हैं बाय थीटा 2 काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट द Z1 एक्सिस। देन इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं along x2 बाय L2 यूनिट। अभी x2 क्या है, जो पहली रोटेशन थीटा 2 से करने के बाद इंटरमीडिएट फ्रेम आएगा, उसी को हमने x2 बोल दिया है, ठीक है, बाय L2 यूनिट्स। ये सब मैंने DH एल्गोरिदम में बताया था। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है सो यू कैन गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। लेट अस नाउ ड्रॉ इट। ओके, सो सेम स्टेटमेंट है। फ्रेम 1 को पहले रोटेट करेंगे थीटा 2 से अबाउट Z1 एक्सिस, सो गेट इंटरमीडिएट फ्रेम। सो एज यू कैन सी, ये जो लास्ट स्टेप में हमने ड्रॉ किया था फ्रेम 0 एंड फ्रेम 1, वो है ओरिजिनल फ्रेम 0 एंड फ्रेम 1। अब हमें ऑपरेशन करना है फ्रेम 1 को X1, Y1, Z1 से जो मिलके बना है, इसे रोटेट करना है बाय एंगल थीटा 2 अबाउट द Z1 एक्सिस। ये हो गई Z1 एक्सिस। ये करने के बाद हमें मिलेगा सम इंटरमीडिएट फ्रेम, कोई इंटरमीडिएट फ्रेम है। ओके, लेट अस डू इट। अभी हम फ्रेम 0 को नहीं बनाएंगे, ओनली फ्रेम 1 को रेफर करेंगे। ये होगी Z1, इसी के अबाउट रोटेशन हो रही है, ठीक है। सो इसका डायरेक्शन सेम रहेगा। सो इंटरमीडिएट फ्रेम में Z1 का डायरेक्शन सेम रहेगा। किस एंगल से रोटेट हो रहा है, थीटा 2 से। ओके, अब ये थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, वी डू नॉट नो। देयरफॉर मैंने पहले भी बताया है, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेस है उनको एज इट इज़ रहने देना, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। बिकॉज आपको थीटा 2 का वैल्यू नहीं पता है, सो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। ये हो गई X1, ये हो गई Y1, बट इसे ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज वी आर ओनली वर्किंग इन 2 डायमेंशंस। देयरफॉर जैसा सारी स्टैंडर्ड बुक्स में होता है, इनको म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रहने देना। सो ये हो गई X1, ये हो गई Y1। एज यू कैन सी, इंटरमीडिएट फ्रेम की X1 और Y1। सो वी डू नॉट नीड दिस। इस तरीके से रैंडम डायरेक्शन में मत बनाना, नहीं तो इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो ये समझ आ गया। बिकॉज Z1 के अबाउट रोटेट हो रहा था, Z1 की एक्सिस का डायरेक्शन सेम रहेगा। एंगल आप यहाँ पे लिख देना थीटा 2,
x1 और y1 एज इट इज़। हमें मिल गया इंटरमीडिएट फ्रेम। नाउ अब हमें क्या करना है, सेकंड ऑपरेशन यूज़ करना है। इस इंटरमीडिएट फ्रेम को ट्रांसलेट कराना है अलोंग द x2 मतलब ये जो इंटरमीडिएट फ्रेम है इसकी एक्स एक्सिस बाय L2 यूनिट। इस डायरेक्शन में L2 यूनिट मूव करना है इंटरमीडिएट फ्रेम को। सो हमने क्या करा है, ट्रांसलेट करा इंटरमीडिएट फ्रेम को बाय L2 यूनिट्स इन द डायरेक्शन x2 विच इज़ नथिंग बट द डायरेक्शन जो कि इंटरमीडिएट फ्रेम का है, बिकॉज अल्टीमेटली इंटरमीडिएट फ्रेम ही हमारा फ्रेम 2 बन जाएगा। सो यहाँ पे x1 है, इसको मैंने ऑलरेडी x2 लिख दिया बिकॉज यही फ्रेम हमारा ट्रांसफॉर्म होकर x2 बनने वाला है। ओके, सो ये मैंने क्या करा, इंटरमीडिएट फ्रेम ड्रॉ कर लिया। सेम है, ये हो गई x1 इन दिस डायरेक्शन, ये हो गई z1 और ये हो गई y1 एज यू कैन सी। सेम फ्रेम को कॉपी करा है। अब इस फ्रेम को मूव करना है इन द डायरेक्शन ऑफ x1 इंटरमीडिएट फ्रेम की x डायरेक्शन में बाय L2 यूनिट्स। लेट अस डू इट। सो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट फ्रेम। इसको जब आप शिफ्ट कर दोगे इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ऑफ द इंटरमीडिएट फ्रेम बाय L2 यूनिट, सो सेम फ्रेम रहेगा, कुछ भी रोटेशन नहीं हुई है, ओनली ट्रांसलेशन हुई है। सो ये हो गया y2 का डायरेक्शन, ये हो गया z2 का डायरेक्शन और ये ग्रीन वाला हो गया x2 का डायरेक्शन एज इट इज़। ओके, इतना समझ आ गया। सो ये हो गया हमारा सेकंड ऑपरेशन, ये हो गया हमारा फ्रेम 2। सो अब हम साथ ही साथ अपने डायग्राम को कंबाइन करते चलते हैं। सो फ्रेम 0 फ्रेम 1 हम बना चुके हैं। अब जो फ्रेम 2 का डेटा आया है, लेट अस नाउ कंबाइन एवरीथिंग टुगेदर एंड मेक अ न्यू डायग्राम। ओके, सो ये अपना फ्रेम 0 एंड फ्रेम 1 है। फर्स्ट स्टेप में जो किया था, यहाँ से फ्रेम 1 में ट्रांसलेट करा दिया है बाय L2 यूनिट, और ये जो फ्रेम बना दिस इज़ फ्रेम 2। ओके, ये हो गया हमारा फ्रेम 2। लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब हमें अपने DH टेबल की थर्ड रो को यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। एज यू कैन सी DI हमारा 0 है और अल्फ़ा I हमारा 0 है। ओनली ऑपरेशन दैट इज़ टेकिंग प्लेस इज रोटेशन अबाउट द Z एक्सिस बाय θ3 एंड ये जो ऑपरेशन है दिस इज़ ट्रांसलेशन along the x axis by L3 unit. Let us now make the relevant diagram related to these operations and these operation. जब आप रोटेशन कराओगे तो अगेन आपको इंटरमीडिएट फ्रेम मिलेगा। उस इंटरमीडिएट फ्रेम को जब आप ट्रांसलेट कराओगे यू विल गेट फ्रेम 3। इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर मैं लिखूँ, सो फ्रेम 2 को रोटेट कराना है θ3 से अबाउट द Z2 एक्सिस, देन इसी फ्रेम को मतलब जो इंटरमीडिएट फ्रेम आएगा उसको ट्रांसलेट कराना है अलॉन्ग x3 बाय L3 यूनिट। x3 क्या है, इंटरमीडिएट फ्रेम की x एक्सिस। ओके, सो ये क्या है हमारा फ्रेम 2 जो प्रीवियस स्टेप में हमने बनाया था। L2 यूनिट से ट्रांसलेट करा के ये फ्रेम 2 आया था हमारा, इसी फ्रेम को यहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने। ये आ रहा है ट्रांसलेट होके L2 यूनिट से, दिस इज़ फ्रेम 2। रोटेशन करानी है फ्रेम 2 की बाय एंगल θ3 अबाउट द Z2 एक्सिस। ये होगी Z2 एक्सिस, ठीक है। अब इसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन होनी है, सो इस एक्सिस का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ये मैंने शो कर दिया। Z2 बाय θ3 रोटेट हो रहा है, दिस इज θ3। अब x2 और y2 का डायरेक्शन सेम रहेगा। ओके, प्रीवियस स्टेप में मैंने बताया था ये x2 हो गई, ये y2 हो गई, बिकॉज अगर आप शो करोगे रोटेशन इस तरीके से इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ट्रैक द डायग्राम। ओरिएंटेशन आप समझ नहीं पाओगे कि किस डायरेक्शन में कौन सी एक्सिस है। ऑल्सो θ3 की वैल्यू हमें पता नहीं है, 10 डिग्री है, 30 डिग्री है, 50 डिग्री है या 180 डिग्री है। सो ये वैसे भी पॉइंटलेस होगा कि मैं कितना एंगल यहाँ पे ड्रॉ करूँ। इसलिए बेटर प्रैक्टिस ये है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूजिंग द राइट हैंड रूल आप इसको ड्रॉ कर लेना। सो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट फ्रेम। इसे हमें फ्रेम 2 को रोटेट कराया बाय θ3 अबाउट द Z2 एक्सिस। ये हो गया इंटरमीडिएट फ्रेम। लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब हमें इस इंटरमीडिएट फ्रेम को ट्रांसलेट कराना है बाय L3 यूनिट अलॉन्ग x3 मतलब इंटरमीडिएट फ्रेम की x एक्सिस। इस डायरेक्शन में L3 यूनिट इसे ट्रांसलेट कराना है टू गेट द फ्रेम 3। ओके, लेट अस डू इट। सो मैं अपने इंटरमीडिएट फ्रेम को कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया अपना फ्रेम 2 जो लास्ट पेज में था। इसको रोटेट कराया θ3 से अबाउट Z2। वही स्टेप है जो मैं पहले बता चुका हूँ, रिपीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। जब आप इसे Z2 के अबाउट θ3 से रोटेट कराओगे यू विल गेट दिस इंटरमीडिएट फ्रेम। अब हमें क्या करना है, इस इंटरमीडिएट फ्रेम को ट्रांसलेट कराना है इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ऑफ द इंटरमीडिएट फ्रेम, इस डायरेक्शन में बाय L3 यूनिट्स।
सो इसको ट्रांसलेट कराना है अलॉन्ग x3 बाय L3 यूनिट। x3 मतलब इंटरमीडिएट फ्रेम की x एक्सिस। सो यहाँ से हम यहाँ पर आ गए। ओके, ये जो इंटरमीडिएट फ्रेम है, इंटरमीडिएट फ्रेम, इसको यहाँ पे एज इट इज़ मैंने रिप्रेजेंट करा है लाइक दिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस डायरेक्शन में L3 यूनिट ट्रांसलेट करना है। एज यू कैन सी, ये हो गया L3 हमारा ट्रांसलेशन। इसके बाद जो फ्रेम बनेगा उसका ओरिएंटेशन सेम रहेगा, यानी कि x3 सेम डायरेक्शन में रहेगी, y3 सेम डायरेक्शन में रहेगी और z3 एक्सिस हमारी सेम डायरेक्शन में रहेगी, बिकॉज खाली ट्रांसलेट किया है हमने, रोटेट नहीं करा है। इस तरीके से दिस इज़ आवर फ्रेम 3। ओके, let us now combine all the result and construct the frame diagram. So combine the data from frame 0, 1, 2 and 3 to get the complete graphical representation of the frames as per the Dennavit-Hartenberg algorithm. So ये हो गया हमारा complete frame assignment। सबसे पहले स्टेप में हमने फ्रेम 0 फ्रेम 1 को बनाया था, सेम पॉइंट पे कोइंसिडेंट थे, हिंज थे। ये हो गई Z1 की डायरेक्शन, ये हो गई Z0 की डायरेक्शन। Z0 के अबाउट रोटेशन थी θ1। दिस इज फ्रेम 0 फ्रेम 1 एंड सेम पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0 एंड ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1। अब यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट फ्रेम ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया था फ्रेम 1 जिसकी एक्स एक्सिस थी x1। यहाँ से ट्रांसलेट हुआ L2 यूनिट से, यहाँ पे हमारा आ गया फ्रेम 2 जो हमने बनाया था, सेम है। ठीक है, फ्रेम 2 की जो Z2 एक्सिस है इसके अबाउट θ3 से रोटेट हो रही है। सो हमने तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो कर दिया, θ1, θ2 एंड θ3। ये हो गया फ्रेम 2 एंड O2 इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2। अब क्या करना था, x2 के डायरेक्शन में L3 यूनिट से ट्रांसलेट हुआ है एंड दिस इज़ फ्रेम 3। O3 इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3। इस तरीके से हमने अपना फ्रेम डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। व्हेन अ पर्टिकुलर DH टेबल इज़ गिवन टू अस। एक्चुअली प्रैक्टिकल रोबोटिक्स में इस टाइप की अप्रोच नहीं यूज़ होगी, बिकॉज पहले आपको रोबोट गिवन होगा, उसके बाद आप उसमें फ्रेम असाइन करोगे, देन आपको DH टेबल कंप्यूट करना होगा। बट बिकॉज दिस इज़ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, यहाँ पे यूजुअली कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन वो लोग बनाकर देते हैं टू मेक इट लिटिल बिट ट्रिकी। अब इसका सेकंड पार्ट आता है। तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था, व्हाट आर द रीजंस फॉर सिलेक्शन ऑफ ओरिजिन्स ऑफ फ्रेम्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस फ्रॉम फ्रेम 0 टू फ्रेम 3। अब फ्रेम 0 से फ्रेम 3 हमने बनाया, 4 स्टेप लगे, उसके हमें रीज़न लिखने हैं कि हमने XYZ को पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों चुना। ठीक है, X का डायरेक्शन ये क्यों है, Y का क्यों है, Z का क्यों है, ये सारे रीजंस आपको बुलेट पॉइंट करके लिखने हैं। वो मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। सो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड वेरियस रीजंस, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन in your own words in simple bullet points. So this is the end of this question.